मेरा पूरा जब वीडियो देखेंगे तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, जो वीडियोज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कुछ फिजिशियंस ने शेयर करी हैं या यूट्यूबर्स हैं जो हेल्थ रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने की वीडियो बनाई हैं, वो कहीं न कहीं चीज़ों से जो बताई गई इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने बताई है, वो कहीं न कहीं चीज़ों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज अपनी वीडियो के बारे में। कुछ चीज़ें जो हैं विटामिन ई के बारे में वो कॉमन सी रहेंगी, लेकिन हाँ डेफ़िनेटली कुछ मेरे क्वेश्चन्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आज तक आपने किसी भी वीडियो में जो अवेलेबल हैं गूगल पे या यूट्यूब में, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा जो वीडियो है ये पूरा देखिएगा और मेरा इस वीडियो देखने के बाद आप जो भी वीडियो अवेलेबल है विटामिन ई के ऊपर उनको भी देखिएगा और मैं आपसे ट्रस्ट मी मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूँगा कि हाँ, जो मैंने अभी ये स्टेटमेंट दिया है मैं क्यों दिया है और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि हाँ, आपने बिल्कुल सही बात करी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम विटामिन ई के बारे में। मैं हूँ डॉक्टर विनय सिंह और आज मैं आपसे विटामिन ई के बारे में ही काफ़ी चीज़ों को बारे में बताने वाला हूँ जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर नहीं की गई है कहीं न कहीं। तो देखिए विटामिन ई जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा ऐसी जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि कॉमन सी चीज़ें हैं कि इनके हेल्थ बेनिफिट क्या हैं, इनसे टॉक्सिसिटी क्या हो सकती है और कुछ चीज़ें जो है मेरी वीडियो में वो बहुत ही स्पेशल हैं। तो प्लीज़ अंत तक के देखिएगा, पूरी वीडियो देखिए और आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आज देने वाला हूँ। देखिए विटामिन ई क्या है? विटामिन ई हमारा जो है एक न्यूट्रिएंट होता है, जैसे दूसरे विटामिन्स होते हैं, हमारा विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, वैसे ही हमारा विटामिन ई होता है। तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, या तो आप अपने नेचुरल डाइट से पूरा कर लेते हैं, मील्स में ले लें या अपने खाने के इसमें आप सोर्सेज़ में इंक्लूड कर लें और यदि आप सोर्सेज़ में इंक्लूड नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है हमें सप्लीमेंट के रूप में इसे लेना पड़ता है और मार्केट में अगर आप जाएँगे तो देखेंगे कि कैप्सूल्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में। तो बात करते हैं कि विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? देखिए विटामिन ई को एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में माना गया है। अब आप कहेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? देखिए जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं वो हमारे अर्थ पे आती हैं और इस बीच में एक ओज़ोन लेयर की परत होती है। तो पहले क्या था 20 साल पहले ओज़ोन लेयर का जो डिप्लीशन इतना ज़्यादा नहीं था। अभी आज की डेट में क्या होता है ओज़ोन लेयर क्या टूटती जा रही है, उसका जो होल है वो बड़ा होता चला जा रहा है। जिसकी वजह से ये क्या है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिनको ये रोकती थी ओजोन के लेयर, अभी क्या है डिफॉरेस्टेशन हो गया और रेफ्रिजरेटर हम लोग इतना यूज़ करते हैं तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, वही इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं न कहीं ह्यूमन बीइंग्स ही ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है उसके लिए ह्यूमन बीइंग्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसकी वजह से हुआ क्या है कि पहले जो ये पेनिट्रेट करके डायरेक्ट नहीं आ पाती थी, तो अब ये सन रेज़ के थ्रू जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं वो आती हैं और क्योंकि हमारा जो स्किन जो फेस वाला पोर्शन रहता है वो एक्सपोज़्ड ही रहता है, खुला रहता है, तो सारा जो जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का वो स्टार्ट हो जाता है और कहीं न कहीं इसमें जो हमारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है हमारी सेल की मेम्ब्रेन पे क्या होता है वो ये फ्री रेडिकल्स जो निकलते हैं इस प्रोसेस के थ्रू वो सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। तो कुछ स्टडीज़ में ये कहा गया है कि इस प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है हमारा एजिंग जो होता है वो एजिंग के लिए यही प्रोसेस कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अब फ्री रेडिकल्स जो निकले सेल डैमेज के थ्रू उसमें विटामिन ई का रोल क्या होता है? तो विटामिन ई क्या करता है कि एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं इनको ये न्यूट्रलाइज़ करता है। जो सेल डैमेज हो रहा था, जो सेल की मेम्ब्रेन टूट रही थी और जो है ये सब जो बहुत सारी जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे थे इन फ्री रेडिकल्स के, इनको क्या करता है ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उनको रोकता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है इसको और बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो कि हमारे नेचुरली बहुत सारे सोर्सेज में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो विटामिन डी जो होता है जनरली क्या होता है बहुत सेवरल फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो होती है हम लोग जनरली क्या होता है हमेशा वो अल्फा टोकोफेरॉल की बात करते हैं जो कि केमिकल फॉर्म होता है इसका। और ये अल्फा टोकोफेरॉल देखो इतना कॉमन होता है कि आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर में भी आपको ये मिल जाएगा, बहुत सारी स्किन की जो जो वैसलीन होती है उसमें भी, इसलिए अल्फा टोकोफेरॉल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पाया जाता है। अब देखिए इसका तो हेल्थ बेनिफिट्स अगर हम बात करें तो स्किन रिलेटेड इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ ने इसको प्रूव भी किया है। कहीं न कहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट डेटा नहीं है, तो हम नहीं मानते कि ये बहुत ही लिमिटेड ट्रायल्स हुए हैं, तो पर फिर भी अगर हम इसके बेनिफिट साइड पे जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं जो कि साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी हैं कि इनका स्किन में जो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें विटामिन ई का
एक रोल होता है। अब होता क्या है, देखिए ये प्री मैच्योर एजिंग को रोकता है। कुछ साइंटिफिक स्टडीज कहते हैं कि प्री मैच्योर जो एजिंग होती है उसको रोकता है। आपको भी पता है जो हमारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, जैसे जैसे हम हमारी एजिंग स्टार्ट होती है, हमारी जो सबसे पहले जो फेस की जो स्किन होती है उसमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर यदि आपका विटामिन ई लेवल बहुत अच्छा है, एक प्रॉपर क्वांटिटी आपने मेंटेन करके रखी है, ऑप्टिमम लेवल पे है अगर विटामिन ई लेवल, और साथ में आपको जो कोलेजन फाइबर्स हैं, जो बेसिकली कोलेजन भी होते हैं, वो इलास्टिसिटी हमारी स्किन को देते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें ऑप्टिमम लेवल पे रहती है तो क्या होता है, जो स्किन की जो टाइटनिंग होती है ना, जैसे लटकने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं, ये दोनों ये रोल क्या होता है, टाइट कर देते हैं। तो जो एजिंग जल्दी आने वाली होती है वो क्या होता है, थोड़ा डिले, इस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर देती है। ये आप हम नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको एजिंग आएगी नहीं, आप बहुत दिनों तक के जवान बने रहेंगे और आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ये डिले कर देता है। तो मतलब आप जो है एजिंग जो अगर आपकी 10 साल में आने वाली होगी तो वो एजिंग को डिले करते हो सकता है 2-4 साल और बाद फिर आपको वो बुढ़ापा आपकी स्किन के थ्रू नजर आए, क्योंकि वो टाइटनिंग का काम करता है ये। और डार्क स्पॉट्स होता है उसमें, इसके रोल देखें, डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं उनको रिमूव करता है। तो बहुत सारे इसके ये रोल देखे गए हैं। देखिए विटामिन ई की जब हम बात करते हैं तो ये कैप्सूल फॉर्म में हमारे मार्केट में अवेलेबल होता है, और बहुत सारे लोगों ने या साइंटिफिकली ये बताया है कि यदि आप उस कैप्सूल्स का जो है, जो अंदर का जो ऑयल होता है उसको निकाल के कोकोनट ऑयल या किसी और दूसरे ऑयल में मिक्स करके लगाएं, अपनी स्किन पे रेगुलर आप लगाते हैं, जेंटल मसाज करते हैं, तो क्या होता है, ये स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं या हमारे जो डार्क स्पॉट्स पड़ रहे हैं या हमारे रिंकल्स पड़ते हैं, उनमें इनका बेनिफिट्स देखा गया है। तो ये भी बताया गया है कि जो है ऐसे करने से एक तो हमारी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है, तो मॉइस्ट रहेगी तो थोड़ी सी ग्लो आपको नजर आएगा स्किन में। तो ये हाइड्रेशन का भी काम करता है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि सारी वैसलीन या जो हमारी जो ये मेकअप इंडस्ट्री में जो वैसलीन है, ये मॉइस्चराइजर है, उसमें आप देखेंगे तो अल्का टोकोफेरॉल जो होता है इस फॉर्म में विटामिन ई उसमें मिलाया जाता है, क्योंकि इसके स्किन रिलेटेड हेल्थ जो है बेनिफिट्स देखे गए हैं बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज में। अब कुछ लोग इसको क्वेश्चंस भी करते हैं, देखिए लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो है क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, या बहुत बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है। पर फिर भी जो भी स्टडीज हुई उसमें ये देखा गया कि स्किन रिलेटेड इसके बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज की। देखिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सप्लीमेंट के थ्रू ना जाएं, अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी हो या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो। आप हमेशा नेचुरल लाइट को लें। नेचुरली जो होती है बहुत सारे जो फूड हैं, सप्लीमेंट्स हैं, और जो हमें सब्जियां होती है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये पाया जाता है। इसका जो बेस्ट सोर्स जो होता है वो क्या होता है, व्हीट जर्म ऑयल होता है। तो यदि आप अपने अपने डाइट में व्हीट जर्म ऑयल का यूज़ करते हैं या सनफ्लावर सीड्स का आप यूज़ करते हैं, जो जो भी तेल वाली चीज़ें हैं ना उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। व्हीट जर्म ऑयल देखिए, है ना, या सनफ्लावर सीड्स हो गया, अब पीनट्स हो गया, मूंगफली हो गई, इन सब में इनकी जो जो अमाउंट होता है विटामिन ई का वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम फ्रूट्स में बात कर लें तो जो मैंगो हो गया, कीवी हो गई, इनमें पाया जाता है, ब्रोकली में ये पाया जाता है। तो अगर आप नेचुरली इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका एक विटामिन लेवल जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। और फिर भी अगर डॉक्टर या फिजिशियन किसी को रिकमेंड करते हैं तो फिर अल्टीमेटली आपको क्या सप्लीमेंट के थ्रू इसे लेना पड़ेगा। अब जो अभी तक के तो मैंने ये बात कर ली कि देखिए जो ये सारी बातें हैं जो कि ज़्यादातर सभी जो है वीडियो में कही गई हैं। अब मैं कुछ ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूँ जो आपको अभी दूसरी वीडियोस में नहीं मिली होंगी। देखिए जब हम बात करते हैं विटामिन ई की, जिस जिस जो है जब जब टॉपिक पे विटामिन ई की बात होती है तो कहा जाता है कि इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 15 मिलीग्राम है। 15 मिलीग्राम बताया गया नॉर्मल उसमें, और अगर लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें ये कहा जाता है कि 19 मिलीग्राम पर डे की इसकी डोज है। मतलब आपको पर डे आपको ये डोज लेनी होती है, और 2-2.5 महीने तक आप इसको ले सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा दिनों तक डोज लेते हैं, 1000 मिलीग्राम के ऊपर चला जाता है डोज, तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। और तो इसको हमेशा ये कहा जाता है कि आपको जो है हायर डोज इसकी नहीं लेनी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए गाइडलाइंस हमारी कहती हैं कि 15 मिलीग्राम पर डे ये रिकमेंडेड डोज है जो कि आपको लेनी है नॉर्मली, और प्रेग्नेंट वुमेन में 19 मिलीग्राम। पर अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो जो विटामिन ई के जो कैप्सूल्स मौजूद हैं मार्केट में वो 200 मिलीग्राम के या तो अवेलेबल है या 400 मिलीग्राम के अवेलेबल है। और कुछ केसेस में आप अब देखेंगे कि 400 वो इंटरनेशनल यूनिट्स में, यहाँ एक इंटरनेशनल यूनिट में अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो वो भी 268 मिलीग्राम में आता है।
तो जब मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे यूट्यूबर्स ने भी ये बोला है कि रिकमेंडेड डोज 15 मिलीग्राम है, 15 मिलीग्राम है, तो मार्केट में जो डोज अवेलेबल है वो 15 मिलीग्राम की क्यों नहीं है? तो अगर किसी को रिकमेंड किया जाए तो उसको किस हिसाब से डोज ली जाए? दूसरा, कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो अगर हम 400 वाला पर डे ले रहे हैं तो एक रिस्क भी हो सकता है हमारे लिए। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, बाकी हेल्थ फ्रेटर्निटी से भी यही है, जब 15 मिलीग्राम का रिकमेंडेड डोज है तो मार्केट में 15 मिलीग्राम डोजेस के कैप्सूल्स अवेलेबल क्यों नहीं है? यदि आप भी देखेंगे किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे या मेडिकल शॉप से, या आपको कभी रिकमेंड किया गया होगा, तो आप यही देखेंगे 200 एंड 400 मिलीग्राम के ही कैप्सूल्स मार्केट में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी क्यों हैं? क्या गाइडलाइंस हमारी जो हैं वो ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी समय में बनाई गई थी, और आज की रिक्वायरमेंट कुछ और है? क्योंकि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो चुका है और बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कुछ ज़्यादा मात्रा में आ रही है यहाँ पे, तो क्या गाइडलाइंस को रिवाइज करना चाहिए? और यदि गाइडलाइंस अप टू डेट है, आज की डेट के हिसाब से, आज की हेल्थ और कंसर्न्स को सारी देखते हुए अगर गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि 15 मिलीग्राम के डोजेस के कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है, जो कि जनरली रिकमेंड किए जाते हैं? देखिए, जब हम टॉपिकल यूज़ की बात करते हैं तो ठीक है, अगर हमें मसाज करना होगा विटामिन, तो आप वही सेम कैप्सूल लाते हैं, आप उसको तोड़ेंगे और उससे जो अंदर का ऑयल निकलता है, वो आप किसी भी दूसरे ऑयल में मिला करके आप जेंटल मसाज कर सकते हैं। अपने फेस पे मसाज कर लेते हैं, तो उससे जो मैंने अभी दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स बताए हैं वो ठीक हो जाएँगे। पर डेली इंटेक में बहुत सारे मैंने भी देखा है कि इनको रिकमेंड किया जाता है कि आपको पर डे जो है 400 मिलीग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट के कैप्सूल्स पर डे खाने हैं और कुछ महीनों तक के ये खाने हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है, कोई हेल्थ फ्रेटर्निटी से है तो प्लीज़ आप लोग हेल्थ प्रोफेशनल से भी हैं, यदि गाइडलाइंस 15 मिलीग्राम की हैं तो या तो आप इसको जस्टिफाई करिए कि आज की डेट में अगर ये आपकी गाइडलाइंस जो हैं ये ऑब्सोलीट नहीं है, तो 15 मिलीग्राम्स के जो कैप्सूल्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि ये गाइडलाइंस हमारी अप टू डेट नहीं है, बहुत पुरानी हो गई, तो इट्स द हाई टाइम टू रिवाइज दीज गाइडलाइंस, बिकॉज रिकमेंडेशंस कुछ और कहती है, मार्केट में जो कैप्सूल्स की अवेलेबिलिटी है वो कुछ और कहती है। तो मेरा यही क्वेश्चन था। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि अगर हम इंटरनेशनल यूनिट वाले जो कैप्सूल्स हैं उनको भी अगर हम कन्वर्जन करते हैं, और अगर कन्वर्जन, तो वो भी कहीं न कहीं वो जो हमारा 15 मिलीग्राम की क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हैं। और यदि कोई ये कहता है कि नहीं, 400 मिलीग्राम के जो कैप्सूल्स हैं उनको वंस वीकली खाना है, तब भी अगर वंस वीकली अगर खाना है तो यानी कि हफ्ते में आपको होगा कि हफ्ते में एक बार खाना है, तो 400 मिलीग्राम को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो भी कहीं न कहीं जो 57 मिलीग्राम की डोज़ पर डे की बन रही है। मतलब तब भी रिकमेंडेड डोज़ जो 15 उससे कहीं ज़्यादा है, 57 मिलीग्राम। तो इसलिए अगर आपको किसी ने रिकमेंड किया है तो डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह लें कि देखिए गाइडलाइंस ये कहती हैं तो हम कैप्सूल किस तरह से खाएँ। तो 15 मिलीग्राम को आप कैसे फिर मेंटेन करेंगे अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में। इसलिए मेरा आपसे सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सप्लीमेंट और कैप्सूल्स व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट्स, आप नेचुरल डाइट पे जाइए जो कि बहुत सेफ है और उनसे आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगी। हाँ, आप ये सारी चीज़ें अपनी जो मैंने अभी बताई हैं आपको, आप ब्रोकली ले सकते हैं, आप मैंगो ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स है, पीनट है, मूँगफली देखिए बहुत ही कॉमन है, हर जगह अवेलेबल भी होती है, आप उनका सेवन करें अपनी डाइट में, और किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन लगा होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अब मेरा इस वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ आप दूसरी वीडियो को सर्च करिए और देखिए दूसरे लोगों ने क्या बोला है और गाइडलाइंस हमारी क्या कहती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।